बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। दोनों बहनों से मशावरत के बाद तफसीली बात करूंगी। बानी पीटीआई से मुलाकात से वापसी पर उज़्मा खान का मीडिया से गुफ्तगू सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक जेल इंतजामिया ने जेल मैनुअल के ऐन मुताबिक बानी पीटीआई की बहन उज़्मा खान और वकील सलमान सफदर को इस शर्त पर मुलाकात की इजाज़त दी। मुलाकात के दौरान किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी पीटीआई से मुलाकात से वापसी पर उज़्मा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई की सेहत अब बिल्कुल ठीक है। दोनों बहनों से मशावरत के बाद तफसीली बात करूंगी। ज़राए के मुताबिक जेल इंतजामिया ने जेल मैनुअल के ऐन मुताबिक बानी पीटीआई की बहन उज़्मा खान और वकील सलमान सफदर को इस शर्त पर मुलाकात की इजाज़त दी कि सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी और मुलाकात के दौरान किसी किस्म की कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की गई। और दूसरी जानिब सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं बानी पीटीआई से सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं। बहनों से मुलाकात गैर सियासी है, ये उनका हक था जो उन्हें मिला। कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फायदा हो गया। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे आज होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से। ऐवान ने अक़लियतों के हुकूक का कमीशन कायम करने का बिल मंजूर कर लिया है। बिल के हक में 160 और मुखालफत में 79 वोट आए। अपोजिशन अरकान की जानिब से स्पीकर डाइस के सामने खड़े होकर हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए गए। अपोजिशन के एतराज़ पर सेक्शन 35 और सेक्शन 12 बिल से निकाल दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस मौके पर कहा कि ये एक कहता है कि ये कानून अक़लियतों से मुतालिक है। कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं कहलाते। जो ऐसा कहते हैं उन्हें आइन के आर्टिकल 25 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हाथ जोड़कर कहता हूँ ये मुल्क में अक़लियतों के हुकूक का बिल है। इस बिल से कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। एक बार मैं बड़े अदब से ये बात करना चाहूँगा कि ये अक़लियतों के हुकूक का बिल है। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ कि कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये फ़र्क इशू है, ये आपकी अक़लियतों का इशू है, आपके मुल्क में बसने वाली अक़लियतों का इशू है। तशरीफ रखें। मैंने जो अमेंडमेंट्स है, कामरान मुर्तज़ा साहब ने अमेंडमेंट्स दी, गौहर साहब ने दी, वो इनकॉर्पोरेटेड है। अब जैसे इनकी मर्जी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जानें भी कुर्बान हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुश्तरका इजलास में शिरकत। कहा जब यह बिल सदर के पास गया तो उन्होंने पॉइंट्स लिखे। कामरान मुर्तज़ा ने बिल में मज़ीद तजावीज़ शामिल की और हमने कबूल की। कवानीन और आइन में तब्दीलियाँ होती रहती हैं। अक़लियतों से मुतालिक बिल को गलत रंग दिया गया जो काबिल अफसोस है। सेनेट, ओहदे, सियासत क्या चीज़ है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान भी कुर्बान है। ऐसे हसास मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। एक को तरमीम और बेहतरी लानी है तो हम हर वक्त हाजिर हैं। मैं मौलाना साहब के साथ था, उसमें इन्होंने जरा महीना कम कर दिया। मौलाना साहब 9 महीने नहीं थे, बड़े सेंसिटिव पीरियड 10 महीने थे और 100 मीटिंगें हुई थी ऑफिशियल और करीबन 90 मीटिंगें हमारी, आपको याद होगा, इनफॉर्मल हुई थी। और जो आखिर में मीटिंग हुई थी कंसेंसस के लिए, वो खैबर पख्तूनख्वा के नाम पे हुई थी। उसमें 3 दिन लगे थे। एक साइड कह रही थी खैबर होना चाहिए और यह हज़ारा होना चाहिए, दूसरी साइड कह रही थी ये सिर्फ पख्तूनख्वा होना चाहिए, पख्तूनिस्तान होना चाहिए। आपको याद कराना हूँ जनाब स्पीकर आपके तवज्जुह से। और फिर वो इतनी लंबी 3 दिन की बहस मुबासा के बाद मशकूर हूँ मैं जनाब मेरे भाई, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे, असफंद यार वली ने फिर फाइनली ये हमसे तय किया एक नाम उस ले लें और एक नाम उधर से ले लें। ये खैबर पख्तूनख्वा
का इस तरह इसका फैसला हुआ। तो जनाब मैं सिर्फ मशकूर हुआ, मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ये हुकूमतें आनी जानी है, ये किसी की वरासत नहीं है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मैं जिसको चाहूँ मैं जिम्मेदारी दे दूँ, जिससे चाहूँ मैं वापस ले लूँ, जिसको चाहूँ इज्जत दे दूँ, जिससे चाहूँ जिल्लत दे दूँ। तो मेरा हमें ऐसी चीज़ों को, सेंसिटिव चीज़ों को, इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। शुरू हम होते हैं नामूस रसालत को गलत कोट करके, ख़त्म होते हैं हम 804 नंबर के रिहाई के लिए। वो करें आप जो कर रहे हैं 804 नंबर की रिहाई के लिए, जो कुछ करना है खुदा के लिए, उसको इस कानून या किसी भी जो इस्लामी मामला उसको उसके साथ मिक्स ना करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास से इज़हार ख्याल। उन्होंने कहा कि इस्लाम के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। ये पार्लियामान मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इस्लाम के खिलाफ कानून साजी हो। कादियानियों का मसला बहुत हसास है। जनाब स्पीकर, एक्चुअल ये है कि आर्टिकल 54(1) में तो जब जॉइंट सेशन अदरवाइज भी बुलाया जा सकता कि जबकि नहीं बुलाया जाता, ऑन एंड ऑफ एक्सेप्ट फॉर लेजिस्लेशन। इस मरतबा भी उसने कह दिया, कामरान मुर्तज़ा साहब ने कह दिया कि सिर्फ 2 चेंजेस करे सेक्शन 35, तो वो शुड बी एक्सेप्टेबल। मैं ये कह रहा हूँ आर्टिकल 75 जो हमें रिक्वायर करता है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आइन के अंडर है, वो ये है कि सदर अगर वो उसको रिटर्न करे, और दोनों ईवानों ने फिर किया है, तो जिन बुनियादों पे सदर ने उसको रिटर्न करना है, किया है, वो हमने देखने। ये सदर ने 8 पॉइंट्स लिख करके वापस भेजे हमारे पास, और मैं समझता हूँ बड़े ज़हीम पॉइंट से। उन्होंने ऐसे नहीं लिखा, उनकी पूरी टीम ने इस पे वर्क किया है। मैं आपको उनके कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। वो सबने पढ़ लिए, सबने पढ़ लिए वो पॉइंट, सबके पास है। एक पॉइंट बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी। जस्ट लेट मी एक पॉइंट की सारे 8 तो ना पढ़िए जनाब स्पीकर, सारा मैं नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ उसकी समरी दे रहा हूँ। देखिए उन्होंने ये लिखा है कि आप फर्स्ट टाइम माइनॉरिटी की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, डिफिनीशन कर रहे हैं। उन्होंने एक और पॉइंट लिखा है कि आप कह रहे हैं इनको कि जब चेयरमैन और मेंबर होंगे हम उनको कभी रिमूव नहीं करेंगे, लेकिन उस तरीके से रिमूव करेंगे जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये इतना बड़ा स्टैंडर्ड आपने इनके लिए क्यों रखा है? अगर वो करप्शन करे तो फिर नहीं रिमूव किया जा सकता है। ये नहीं डाला, ये जी आजम साहब सदर वाला डालो। जी गौर साहब, जी गौर साहब बंद कर लीजिए जी। सेकंड 2 इशू उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट उठाए। नंबर 1, उन्होंने कहा आपने इस कमीशन को इख्तियार दिया है कि खुद अपने पोस्ट क्रिएट करे और आगे अपग्रेडेशन करे, जबकि इस किस्म का पावर किसी और कमीशन के, वुमेन कमीशन के पास भी नहीं है, तो ऐसे पावर क्यों दे रहे? तीसरा उन्होंने ये कहा, जो मैं आपको सिर्फ उसमें से समरी कह रहा हूँ, उन्होंने कहा आपने उनको इख्तियार दिया है वो अपने इंडिपेंडेंट अकाउंट रखे, वो इंडिपेंडेंट अकाउंट क्यों दे रहे? जनाब स्पीकर, ये सारी पॉइंट ऐसी हैं, इस पे बहस करें क्योंकि ये मैटर सीरियस है, और इसको उसके बाद आप अप्रूवल के लिए सबमिट कर दें। थैंक यू जी। और दूसरी जानिब कादिर पटेल का पार्लियामेंट इजलास में इज़हार ख्याल। कहते हैं आज बिल पर बात हो रही है, ये कानून के बगैर दाढ़ी वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पास किया था। मौलाना फजल रहमान की बात को सपोर्ट करता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत से मुतालिक बात हो रही है और यहाँ कैदी की रिहाई का कहा जा रहा है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मसला है। उनके मैं सर अपनी तरफ से जाती राय समझ लें, मैं लॉ मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा, दोबारा मैं कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, ऐसा कोई फ्लड गेट ना खोलें कि मेरे आका नामदार की हुर्मत पे कोई सवाल उठे। खुदा के वास्ते ये आइडिया कंसीव किया जाए। मैं मौलाना साहब की बात को फुल सपोर्ट करता हूं। मोहम्मद व आले मोहम्मद की नामूस पर ना कोई सौदेबाजी होगी और ना कोई अमेंडमेंट हम होने देंगे सर जी। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस। 27वीं आईनी तरमीम में किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। इस तरमीम में बाज़ शख्सियात को ऐसी सहूलियात और मराद दी गई जैसी किसी को देना खिदमात का सिला नहीं बल्कि तबकाती तकसीम करना है। मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कौम ने इन तरामीम को कबूल नहीं किया। कोशिश की जाए कि आइन मुतनाज़ ना हो। ये तरामीम इसी तरह मुतनाज़ होंगी जैसे 18वीं तरमीम से पहले की तरामीम हुई। जिस आइन के तहत आप कुरान सुन्नत के ताबे कानून साजी के पाबंद हैं जी, उसके खिलाफ न करने के आप पाबंद हैं। इस हवाले से ज़रा अपना इम्तिहान लीजिए और जो गलतियां आप लोग कर रहे हैं नोट करें। ये चीज़ें यहाँ तो कहते हैं कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है। ठीक, अल्लाह को जवाब देने वाले काम तो आप कर चुके हैं। ठीक है। तो
تو اس کا کون سا جواز ہے, کون سی شریعت ہے کہ جس کے تحت آپ ایسے کام کر رہے ہیں, اور پھر اس کے ہمیں سزائیں بھی دی جاتی ہیں کہ آپ مخالفت کیوں کر رہے ہیں, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. میں جائز مخالفت کرتا ہوں, میں جذباتی مخالفت نہیں کرتا, میں صرف پوائنٹ سکورنگ کی باتیں نہیں کیا کرتا. میں اس ایوان کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ غلطیاں کی ہیں, اس کو آپ ریموو کریں, واپس کریں. جس طرح کہ آج آپ نے کچھ چیزیں omit کی ہیں اس کو بھی آپ omit کریں, اور آئین کو ٹھیک کریں اور قانون کو ٹھیک کریں. ہم اس ملک میں گھریلو تشدد والا قانون, اس پر حضرت جب پنجاب میں یہ قانون آیا تھا تو میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, ہمارے وہاں مذاکرات ہوئے تھے, اور پروفیسر ساجد میر صاحب جو حکومت کے اتحادی تھے وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے, ڈٹ کر کہا کہ یہ دین کا مسئلہ ہے, آپ ہمارے ہزار اتحادی سے ہی, لیکن ہم آپ کو اس میں سپورٹ نہیں کر سکتے. جی تو اس قسم کی چیزیں آج جائز ہو گئی. اس دن آپ نے اس زمانے میں آپ نے مجھ سے اتفاق کیا کہ نہیں ہوگا, لیکن آج وہ سب کچھ جو مغرب چاہتا ہے, جو مغرب کی خواہشات ہیں, ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں. چنانچہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُ قالوا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن. ایک زمانہ آئے گا جب تم بالشت اور قدم قدم پچھلی امتوں کی پیروی اس طرح کرو گے کہ اگر وہ گوہ کی غار میں گھسنے لگے تو آپ وہاں. اور اب بلٹن میں خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارا نے آبادی میں تیزی سے اضافے کو تشویشناک قرار دے دیا. کہتے ہیں پاکستان کی آبادی میں ہر سال نیوزی لینڈ کی آبادی کے برابر اضافہ ہو رہا ہے. بڑھتی آبادی کی وجہ سے صحت, تعلیم اور دیگر شعبوں میں چیلنجز سامنے آ رہے ہیں. معیشت اور بنیادی سہولیات پر بھی اس کا بوجھ بڑھ رہا ہے. آبادی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے معاشرے کے ہر طبقے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. کریم کنڈی صاحب, to this August gathering. Thank you for honoring us with your presence. As I was mentioning, that whether it is the highest snow-covered peaks of the north, or the golden deserts of the south, or the Gandhara civilization, Pakistan is a complete package. We have a great story to tell. We are home to the Kailash tribe, who exercises their centuries-old traditions even today. And by showcasing all these unique areas of Pakistan, these festivals, these traditions, this culture, the cuisine of Pakistan, I think Dr. Kaisar has done a great national service, and he deserves a lot of appreciation. And this is a platform. بلیٹن میں شامل کریں گے کچھ دیگر خبریں بھی, لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے سندھ اسمبلی کے اہم اجلاس کی, جو کہ اسپیکر اویس قادر شاہ کے زیر صدارت جاری رہا. صابر قائم خانی کے نیاز اسٹیڈیم سے متعلق قرارداد پیش کی گئی. عامر صدیقی نے گیس کی قلت پر قرارداد پیش کر دی. کہا سوئی گیس کا مسئلہ کراچی اور حیدرآباد سمیت پورے سندھ میں ہے. غلام قادر چانڈیو نے قرارداد کی حمایت کی. راشد خان نے کہا کہ سندھ 70% گیس فراہم کرتا ہے, کیوں سندھ کے لوگ گیس کے لیے پریشان ہیں. جمیل سمرو بولے آئین میں لکھا ہے کہ جس صوبے کے وسائل ہیں وہ صوبے پر استعمال ہوں گے, آئین میں جو لکھا ہے اس پر عمل نہیں ہوتا. اس ٹائمنگ میں سوئی گیس نے گیس کو الاؤ کیا ہوا ہے, اس ٹائمنگ میں بھی گیس نہیں آ رہی ہے, سلنڈر پہ کھانا پک رہا ہے. تو سر آخر بتائیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ گیس میرا صوبہ دے رہا ہے اور میرے صوبے کے پاس ہی گیس نہیں ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ سے احتجاج کریں اور سی ایم صاحب اس کو سی سی آئی میں اٹھائیں. دیکھیں یہ جو سوئی گیس کا ایشو ہے یہ پورے کراچی کے اندر اتنا سنگین نوعیت کا اختیار کر چکا ہے, اس کے باوجود جو سوئی گیس کی صورتحال ہے. اب سر میرا حلقہ پی ایس 102 مارٹن روڈ, کلیٹن, جہانگیر روڈ, پی آئی بی, آج 20 دن سے گیس نہیں ہے. ڈیفینس جائیں, لیاقت آباد جائیں, نیو کراچی, اورنگی ٹاؤن, سر وہ صورتحال ہو چکی ہے کہ جو صوبہ گیس دیتا ہے پورے فیڈرل گورنمنٹ کو تو ہمیں گیس بھی نہیں مل رہی. اب آپ حیدرآباد جائیں وہاں پہ بھی گیس نہیں ہے. اور سر آپ اس کا یہ نوٹس آپ کو سر اس پہ نوٹس گورنمنٹ کو یہ لینا چاہیے کہ جو ہمارے بچے کچھ روڈ تھے وہ بھی سوئی گیس نے تباہ کرے, جس کے 14 ارب روپے ٹاؤن چیئرمینوں کے پاس موجود ہیں.
वो टाउन चेयरमैन उन पैसों को भी रख के बैठे हुए, ना उससे रोड को वापस रजिस्ट्रेट करवा रहे हैं। ये जो वाकयात हो रहे हैं सर, ये मैन होल्स के या बच्चा गिरने के, इसमें कहीं ना कहीं टाउन भी मुलव्विस है। 14 अरब रुपए टाउन के पास पड़े, मेरे टाउन चेयरमैन के पास 80 करोड़ रुपए पड़े हुए, मगर रोड भी हमारे खत्म हो गए, सुई गैस ने अपनी लाइन भी डाल दी, गैस बिल्कुल गायब हो चुकी है। और दूसरी जानिब सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, साबिर कायम खानी ने जो करारदाद पेश की थी वो मुत्तफिका मंजूर हुई थी। हम चाहते हैं कि हैदराबाद में मैचेस हों। हुकूमत सिंध इस मसले पर PCB से राब्ते में है। उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत इस पर अमल करेंगे। 2025 regarding the subject resolution unanimously passed by Provincial Assembly of Sindh, received from the Director Legislation, Provincial Assembly of Sindh, moved by Engineer Sabir Hussain Qaim Khani MP and Mr. Mohammad Rashid Khan MP, and to request to take necessary action in the matter as per rules and policy. I am further directed to inform that subject matter had already been communicated via this department's letter bearing number so and so, dated 29/4/2025, to your good office for take necessary action. You are therefore once again requested to kindly intimate this department at the earliest regarding any progress made so far, copy enclosed for ready reference. तो ये सारी चीज़ें हम उसको भेज चुके हैं। मेरे ख्याल से इसके बाद जो है हमें उनको फर्दर रिप्लाई करना चाहिए। सर, हैदराबाद में मैचेस पहले भी हुए हैं, इंटरनेशनल मैचेस, सीरीजें भी हुई हैं, टेस्ट मैचेस भी हुए हैं, और हैदराबाद की एक अफादियत है। रिसेंटली HMC ने हैदराबाद में एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम को रिवैम्प किया है। उसमें लोगों के बैठने की जगह और वहाँ पे ग्राउंड, उसमें बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ है। मेयर हैदराबाद जो है, उन्होंने ज़ाती जो है अपनी काविशों से उसको एक बहुत बेहतर तरीके से किया है, और हम चाहते हैं कि जी वहाँ पे ये मैचेस हों, और हम इसको सपोर्ट भी करते हैं आपके इस रेजोल्यूशन को जो पास हो चुका है, और उस पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है ऑलरेडी जो है वो उसको कोऑर्डिनेशन में है PCB से और मुतल्लिका जो इदारे उनसे। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि इस एश्योरेंस को कंसीडर किया जाए और हमारे भाई जो हैं साबिर साहब अपनी प्रिविलेज मोशन को वापस लें। सिंध असेंबली इजलास में अरकान ने नौकरियों में उम्र की हद, हैदराबाद में क्रिकेट की सरगर्मियों और PCB के किरदार से मुतालिक अहम नुकात उठाए। सूबाई वजीर सईद गनी जवाब देते हुए कहा कि सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद से मुतालिक जितना मुमकिन था, हुकूमत ने गरीब और मुतवस्सित तबके को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया है। स्पीकर सिंध असेंबली कहते हैं, मेरी दुआ है ई चालान की मद में 1 रुपए की भी पेनल्टी ना हो, कोई ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ही ना करे। अगर हुकूमत कहती है हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाएं तो इसमें किसका फायदा है? सीट बेल्ट बांधने और ट्रैफिक रूल्स पर अमल करने से किसका फायदा होगा? गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से ओमान के काउंसिल जनरल के वक्त के हमरा मुलाकात, तारीखी ताल्लुकात, तिजारती तावन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तालीम, सेहत और सकाफती रवाबित मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया। काउंसिल जनरल की जानिब से सिंध में सरमायाकारी के मौक़े और साजगार माहौल की तारीफ की गई। और वज़ीर आला सिंध से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम और 28वीं नेशनल कमांड कोर्स के 47 शुरा की मुलाकात। मुराद अली शाह का शुरा से खिताब, कहते हैं सिंध हुकूमत पुलिस को एक जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी फोर्स में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है। सिंध सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक अहम मंसूबा है। शहर कराची के लिए जामे वीडियो निगरानी और डाटा तज्जिए का निज़ाम तैयार किया जा रहा है। फेज़ 2 में इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम भी शामिल होगा ताकि ई चालान को बेहतर बनाया जा सके।
बुलेटिन में खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के हवाले से आपको अपडेट कर दें कि शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। 7 खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए। ISPR के मुताबिक स्पेन वाम में कार्रवाई के दौरान एक खारजी हलाक हुआ। ऑपरेशन के दौरान हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। दूसरी जानिब बन्नू में मुसल्लह अफराद का हमला, असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान शाह वली खान समेत 4 अफराद शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक बन्नू में मीरान शाह रोड फ्लोर मिल्स के करीब मुसल्लह अफराद ने पुलिस गाड़ी पर हमला किया था। नामालूम मुसल्लह अफराद जख्मी पुलिस एहलकारों से असलहा भी ले गए हैं। वाक़े में 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जाबहक और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। खबर दें आपको, जमहूरिया तुर्की के तवानाई और कुदरती वसाइल के वजीर की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तवानाई के शोबे में पाक तुर्क ताउन को वसअत देने, 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और तज़व्वुराती ताउन की राहें तलाश करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। दोनों अतराफ से मुश्तरका मकासद और इलाकाई इस्तेहकाम के शोबों में शराकत दारी को बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया गया। और पाक फजाया की रिसालपुर असगर खान अकेडमी में कैडेट्स की पुरवकार ग्रेजुएशन परेड। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू मेहमान खुसूसी हैं। परेड में 151 GDP, 97 इंजीनियरिंग और 108वीं एयर डिफेंस कोर्स के कैडेट्स शामिल हैं। नेविगेशन अल्फा, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज और 11 लॉजिस्टिक्स कोर्स के कैडेट्स भी शामिल हैं। कॉम्बैट सपोर्ट और 98 EC रॉयल सऊदी एयरफोर्स के कैडेट्स भी पास आउट। पाक फजाया के लड़ाका तैयारी और शेर दिल एरोबैटिक्स टीम फ्लाई पास का मुजाहिरा करेंगे। खबर दें आपको, कराची के इलाके नीपा चौरंगी में मेन होल में गिरकर बच्चे की हलाकत का अफसोसनाक वाक़या। कराची की फ़ज़ा दूसरे रोज़ भी सोगवार रही। बच्चे की नागहानी मौत ने वालिदैन को गम से निढाल कर दिया। वाक़े में ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ गया। नन्हे इब्राहिम की मौत का असल जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। KMC और TMC एक दूसरे पर मलबा गिराने लगे। दोनों की रस्साकशी ने असल जिम्मेदारों से वजह हटा दी है। क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? सवाल उठने लगे। शहर कायद में ई चालान का जदीद सिस्टम तो लग गया है, सीवरेज के ढक्कन नहीं लग सके। शहर में बेशतर इलाकों में खुले मेन होल मौत के कुएं बन चुके हैं। रवां साल 24 अफराद की हलाकत के बावजूद इंतजामिया को होश नहीं आया। वाक़े के बाद कमेटी बनाकर वाक़े को दबा दिया गया। और कराची के इलाके नीपा चुरंगी के करीब मेन होल में गिरकर बच्चे की हलाकत हुई। सोशल मीडिया सार्फिन ने सिंध हुकूमत और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को आड़े हाथों ले लिया। मेयर कराची की कारकर्दगी से नाला दिखाई दिए। शहर में किसी मसीहा की तलाश के लिए भी पोस्टें की जाने लगी। और अहम खबर आपसे शेयर करेंगे। अफसोसनाक वाक़या हुआ है कराची के इलाके सुरजानी और महमूदाबाद में, जहां 2 लड़कियों ने अपनी ज़िंदगियों का खात्मा कर लिया है। महमूदाबाद 3 नंबर के करीब घर की तीसरी मंजिल से कूदकर 17 साला आलिया काशिफ जाँ बहक हो गई। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस ने हमें ज्वाइन कर लिया है। एहसान यूनुस बताइएगा, वाक़े की तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
دیکھیں عدم برداشت اور گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے خواتین کے جو خودکشی کے واقعات ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آج بھی سرجان ٹاؤن اور محمود آباد کے علاقوں میں 2 لڑکیوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ پولیس حکام کا یہ بتانا ہے کہ محمود آباد 3 نمبر کے قریب گھر کی تیسری منزل سے کود کر 17 سالہ لڑکی جاں بحق ہو گئی ہے، جس کی شناخت عالیہ کاشف کے نام سے کی گئی ہے۔ تاہم پولیس حکام کا یہ بھی بتانا ہے کہ عالیہ کا ذہنی توازن جو ہے وہ درست نہیں تھا اور لواحقین کے بیانات قلمبند کر لیے گئے ہیں۔ واقعے سے متعلق مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب سرجانی ٹاؤن میر خان گوٹ میں 19 سالہ اسما نے خود کو پھندا لگا کر موت کو گلے لگا لیا ہے۔ پولیس کا یہ بتانا ہے کہ اسما نے دل برداشتہ ہو کر انتہائی قدم اٹھایا۔ 3 سال قبل اسما کی شادی ہوئی تھی، شوہر سایہ بسی دوسری شادی کی جس پر اسما نے خود کو پھندا لگا کر اپنی جان لے لی۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ دونوں واقعات سے متعلق مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ احسانی اور اس تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایک اور اہم خبر سے آگاہ کریں گے، آپ کو بتائیں گے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن۔ گلستانی جوہر بلاک 6 اور 7 میں متعدد پلاٹس پر ڈیمولیشن کی گئی۔ قبضہ گیر سرکاری اراضی سمیت پرائیویٹ افراد کی زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ ڈائریکٹر لینڈ ڈپارٹمنٹ مراد عباسی نے مختلف پلاٹس کے مالکان کو نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں۔ لینڈ ڈپارٹمنٹ کسی بھی زمین پر قبضہ نہیں ہونے دے گا۔ آپ کو بتائیں گے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن۔ گلستانی جوہر بلاک 6 اور 7 میں متعدد پلاٹس پر ڈیمولیشن کی گئی۔ قبضہ گیر سرکاری اراضی سمیت پرائیویٹ افراد کے زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ ڈائریکٹر لینڈ ڈپارٹمنٹ مراد عباسی نے مختلف پلاٹس کے مالکان کو نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں۔ لینڈ ڈپارٹمنٹ کسی کی زمین پر قبضہ نہیں ہونے دے گا۔ آپ کو بتائیں گے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن۔ گلستانی جوہر بلاک 6 اور 7 میں متعدد پلاٹس پر ڈیمولیشن کی گئی۔ اور ایک اور اہم معاملہ کراچی کا علاقہ PCHS جہاں پر غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ ہے، اور MKM پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی محمد دانیال بھی اب میدان میں آ چکے ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی محمد دانیال نے PCHS میں ہونے والی غیر قانونی تعمیرات کا نوٹس لے لیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ رہائشی مکانات پر کمرشل تعمیرات ہو رہی ہیں۔ SBCA ان مخصوص پلاٹس کے بارے میں فوری جامع انکوائری کریں۔ خط میں پلاٹوں پر دکھائی دینے والے غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے کراچی میں پولیس کارروائیوں اور مختلف علاقوں سے لاشوں کی برآمدگی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ شہر میں اسمگلنگ، اسٹریٹ کرائم اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ حادثے میں بھی جانی نقصان سامنے آیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے کماری میں موچکو چوکی پولیس نے چیکنگ کے دوران کارروائی کرتے ہوئے اسمگلنگ میں ملوث ملزم روزی خان کو گرفتار کر لیا۔ SSP امجد شیخ کے مطابق ملزم کے قبضے سے نان کسٹم 10 موبائل فون، انورٹر اور کپڑے کے تھان برآمد ہوئے۔ ملزم مبینہ طور پر کوئٹہ سے کراچی اسمگل شدہ سامان لا کر فروخت کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف مزید کارروائی جاری ہے۔ دوسری جانب لیاری کے علاقے بکرا پیڑی اور جہان آباد سے 2 نامعلوم لاشیں برآمد ہوئیں، جنہیں ایڈی ایمبولینس کے ذریعے سرد خانے منتقل کر دیا گیا۔ اسی طرح گلشن معمار فقیرہ گوٹ سے بھی ایک شخص کی لاش ملی ہے۔ پولیس کے مطابق تینوں واقعات میں لاشوں کی شناخت اور وجہ موت تاحال معلوم نہیں ہو سکی، جبکہ لانڈی داؤد چورنگی کے قریب ریلوے ٹریک پر ٹرین کی زد میں آ کر 60 سالہ سردار بیگم جاں بحق ہو گئی۔ لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ सुखन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आदी मुलजिमान अली हैदर, नसरुल्ला और नियाज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से पिस्तौल, बीमा राउंड, चोरी शुदा मोटरसाइकिल, छीना हुआ मोबाइल फोन, पर्स और नकदी रकम बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान मुख्तलिफ थानों में मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस हैं। बरामद असला फ्रांसिक के लिए भेज दिया गया है, जबकि मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। हैदराबाद के इलाके शेर पाव कॉलोनी में गश्त के दौरान पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में मंजूर उर्फ मंजूरा जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल और नकदी रकम बरामद हुई। जख्मी मुलजिम को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि तफ्तीश का अमल जारी है। और खबर दें आपको कि मुत्तहिदा अरब इमारात का 54वां कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उमुल क़वीन, रास अल खैमा और फजीरा में जश्न का समा रहा। आतिशबाजी भी की गई। मुत्तहिदा अरब इमारात में कौमी दिन के मौके पर सरकारी और निजी सेक्टर के मुलाजमीन के लिए 2 दिन की तातील का ऐलान किया गया। 2 दिसंबर 1971 को मुत्तहिदा अरब इमारात कायम हुई थी। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UAE के कौमी दिन पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात मजहबी और सकाफती इक़्तिदार की बुनियादों पर कायम हैं। दोनों मुल्कों के 2 तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात बाहमी खैरसगाली के रिश्तों में जुड़े हुए हैं। बरादराना ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए फ़ख्र का बाइस हैं। दोनों ममालिक दुनिया में तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ के हासिल के लिए पुरज़म रहेंगे। ई कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की दवासाजी की सनत के मुस्तकबिल और आलमी सतह पर इसके किरदार का तयन करने वाला 23वीं फार्मा एशिया इंटरनेशनल नुमाइश कराची एक्सपो सेंटर में सज गई। नुमाइश में पाकिस्तान समेत दुनिया भर की कंपनियां अपनी जदीद तरीन मसनूआत और टेक्नोलॉजीज पेश कर रही हैं, जबकि सनत के मुस्तकबिल और चैलेंजेस पर गौर के लिए रहनुमा, माहिरीन और सरमायाकारों का अहम इजलास भी हुआ। जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन को इस साल की नुमाइश का मरकजी ख्याल करार दिया गया है। नुमाइश में फार्मास्यूटिकल मशीनरी, खाम माल, लेबॉर्ट्री आलात और जदीद पैकेजिंग हल दिखाए जाएंगे। खास तौर पर चीन की जानिब से जदीद फार्मा टेक्नोलॉजीज़ और डिजिटल हल नुमाइश का अहम हिस्सा है। इस नुमाइश का अहम मकसद मुकामी और गैर मुल्की कंपनीज के दरमियान सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के तबादले के नए दरवाजे खोलना है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल गैदरिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होता है, और इससे बड़ा इवेंट होता नहीं पाकिस्तान में। और इसके अंदर तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज पाकिस्तान में जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं, तकरीबन 200 से ऊपर इंटरनेशनल डेलीगेट्स हमारे पास चाइना से और यूरोप से आए हैं। और पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो है वो भी, साथ सारी फार्मा इंडस्ट्री, फिर इसको जिन्होंने अरेंज किया वो ई कॉमर्स ट्रेडिंग वाले, सब ने मिलकर ये काविश की। और मेरे ख्याल में इसलिए बहुत अच्छी है कि अगर आपको मालूम हो कि फार्मा इंडस्ट्री पाकिस्तान में डीरेगुलेट हुई। आज हम ये 23वें फार्मा एशिया एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस के मुकाम पे मौजूद है कराची एक्सपो सेंटर में। ये अगले 3 दिन तक एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंसेस हो रही होंगी। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इस एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस के अंदर PPMA फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन और SIFC के बहुत ज़ोरदार इश्तराक के साथ ये एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके अंदर अगले 3 दिन के अंदर हमें 25,000 से ज़ायद फार्मा इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स मुतवक्के हैं। और इसके अलावा 200 से ज़ायद फॉरेनर्स, सबसे ज़्यादा तादाद जो है चाइना से यहाँ पे मौजूद है, जो कि इन फॉरेनर्स की मौजूदगी यहाँ पे पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री पे कॉन्फिडेंस शो करती है कि इसमें कितनी ग्रोथ की गुंजाइश है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 19 एशिया कप की 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। फरहान यूसुफ टीम की क़यादत करेंगे, सरफराज अहमद टीम मैनेजर होंगे, उस्मान खान इवेंट में नायब कप्तान होंगे, अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली हसन बलोच, अली रजा, दानियाल अली खान टीम में शामिल, हमजा जहूर, हुजैफा एहसन, मोमिन कमर,
محمد حذیفہ، محمد سیام، محمد شایان، نقاب شفیق، سمیر منہاس اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ ٹورنامنٹ 12 دسمبر سے 21 دسمبر تک دبئی میں منعقد ہوگا۔ پاک بھارت مقابلہ 14 دسمبر کو دبئی میں ہوگا۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم کراچی میں آج سے تربیتی کیمپ کا آغاز کرے گی۔ IMC اور 40 T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میچز میں آسٹریلیا نے پاکستان کو شکست دے کر فائنل اپنے نام کر لیا۔ اس حوالے سے مقامی ہوٹل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ تھے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ IMC اوور 40 T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں آسٹریلیا نے مضبوط پاکستان ٹیم کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ایونٹ کی اختتامی تقریب مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ تھے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ 12 دن سے پاکستان میں عالمی کپ جاری تھا، جس کا سہرا پاکستان ویٹرنز کرکٹ ایسوسی ایشن اور ان کے چیئرمین فواد اعجاز خان کو جاتا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام ٹیموں کی آمد پر شکریہ ادا کیا۔ جاوید میاداد جو کہ شارجہ کا ایک مشہور چھکا تھا جو ساری پوری قوم کو یاد ہے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج پاکستان اور آسٹریلیا کا اوور 40 فائنل تھا، اس حوالے سے ہم تھوڑا سا پوچھتے ہیں جاوید بھائی سے۔ جی بڑی اچھی بات ہے، اور یہ ہے کہ اوور ایج بھی جو ہے کرکٹ کھیلنا شروع ہو گئے ہیں اور ہر جگہ یہ ہے پاپولر ہو رہی ہے، تو بالکل ہونا چاہیے، جو کھیل سکتے ہیں اس کو کھیلنا چاہیے۔ سر آج کی جو الوداعی ڈنر تھا یہ کیسا رہا سر؟ آپ بھی تو یہیں تھے، آپ بتائیں کیسا تھا؟ سر میں نے تو بہت انجوائے کیا، اور آپ نے انجوائے کیا سر؟ بالکل آف کورس۔ اچھا سر، سی ایم مراد علی شاہ صاحب بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں ہیلدی ایکٹیویٹیز میں، تو اس سے پورے سندھ کو بھی فائدہ ہوگا، تو سی ایم مراد علی شاہ صاحب کے لیے سر کچھ میں چاہوں گا کہ آپ کچھ الفاظ آپ کے لیے بالکل یہ کہوں گا کہ آپ نے نا بس کیونکہ کراچی تک کرکٹ ہے، باقی آگے نہیں ہے، لوگ میں جو کھیلنا چاہتے ہیں وہاں پر، تو سندھ میں جو ہے کرکٹ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، اور آپ ہم جیسے لوگوں کو بلائیں، بالکل ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ First of all, it's been a wonderful tournament. This was a lovely top off to the tournament, but what happened over the 2 weeks of the cricket, the culture, the community, the hospitality was wonderful. This just topped it off. So this was a wonderful final gesture, but it was really important that we had a great time and we really enjoyed ourselves. From the Australian Cricket Masters, we had a wonderful time, and to bring this home is very important to us. So for sure. Thank you so much. Thank you. موجود ہیں مرزا اقبال بیگ صاحب، اور میں مرزا اقبال بیگ صاحب سے پوچھوں گا کہ آج کی جو تقریب تھی اور ساتھ ساتھ یہ ٹورنامنٹ پورا آپ نے کیسا دیکھا اور کیسا انجوائے کیا سر؟ بہت بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹورنامنٹ کے انعقاد سے 12 ٹیمیں جو پاکستان آئیں، سیکورٹی کے جو خدشات تھے وہ ختم ہوئے، اس میں USA کی ٹیم اور کینیڈا کی ٹیم، ساؤتھ افریقہ کی ٹیم، آسٹریلیا کی، تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا فواد اعجاز کا۔ پہلی مرتبہ پاکستان میں IMC اوور 40 کرکٹ ورلڈ کپ منعقد ہوا، اور جس حسن خوبی کے ساتھ اختتام کو پہنچا، آج کی تقریب میں آپ نے دیکھا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ چیف گیسٹ تھے، اس سے پہلے میں وہاں تھا، گورنر سندھ کامران ٹسوری نے اوپننگ جو ڈنر تھا وہاں تھے، تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے بگ اچیومنٹ فرام فواد اعجاز پوائنٹ آف ویو، اور لگتا ہے یہ پودا جو لگا رہے ہیں یہ تناور درخت اختیار کر جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔